Okay. So yesterday we had studied about the fifth factor of production, that is enterprise. एंटरप्राइज का मतलब क्या समझे अभिषेक? एंटरप्राइज का मतलब हुआ कोई नया काम करना, कोई रिस्क लेने की जो क्षमता होती है, क्योंकि नया काम जब भी हम करते हैं तो उसमें रिस्क होता है। ठीक है, जैसे कोई काम है जो काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि हमें थोड़ा आइडिया होता है कि इसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि और लोग उस चीज़ को कर रहे हैं। पर जब हम नया काम करते हैं तो उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है कि घाटा हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा कोई नया काम करने की जो किसी में योग्यता होती है, इसी को हम एंटरप्राइज करते हैं, और इसी प्रोसेस को एंटरप्राइजिंग नेचर कहते हैं। जो करता है उसको एंटरप्राइजर या एंटरप्रेन्योर एक्चुअली सही वर्ड होता है। एंटरप्रेन्योर अक्सर आप इकोनॉमिक्स में या कहीं देखेंगे लिखा हुआ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है, जो एंटरप्राइज करता है, तो आपको लिखाया था डेफिनेशन, आपके मटेरियल में दिया हुआ है कि बियरिंग रिस्क्स इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटरप्राइज। यानी कि कोई भी कार्य में जो रिस्क जो लेता है आदमी, इसी को एंटरप्राइज कहते हैं। ठीक है, कोई नया काम करने की जो सोच होती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो नया काम कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है चीज़ें कि हाँ ये सब हो रहा है, वहाँ दवा की दुकान अच्छी चल रही, चलो हम भी एक दवा की दुकान खोल लेते हैं। देखेंगे वहाँ रेस्टोरेंट उस एरिया में काफ़ी चलता है, चलो वहाँ एक रेस्टोरेंट हम भी खोल लेते हैं। तो जो पहले से कोई ट्राई कर चुका है, जो रिजल्ट आज उसको ही वो करना है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि वो नया सोचते हैं कि अच्छा नया क्या कर सकते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया है। ऐसे काम में रिस्क होता है, बहुत संभल के करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी अपनी सबकी एक सोच होती है। तो जो नया काम करता है उसको फ़ायदा भी होता है, नए काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो चल रहा होता है पहले से काम, उन सब में उतना फ़ायदा नहीं होता जितना नए काम में फ़ायदा होता है। तो नए काम में अगर ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो फ़ायदा भी वैसे ही ज़्यादा होता है। तो यही आदमी सोचता है कि चलो खूब फ़ायदा कमाएं, कुछ रिस्क लेके देखें। तो अपनी अपनी सोच होती है। So in this way we saw there are 5 general factors of production. लैंड हो गया, जो भी फ्री हमें मिलता है चीज़ें, लैंड के साथ साथ गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो भी है। देन लेबर, दैट इज ह्यूमन एफर्ट, बिना आदमी के प्रयास के तो कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल मीन्स एनी टाइप ऑफ वेल्थ that is being used to earn more wealth, that is called capital। थर्ड हो गया। देन फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करना, सारी चीज़ों को, लोगों का इस्तेमाल, मटेरियल का इस्तेमाल, टेक्निक का इस्तेमाल, यानी हर चीज़ जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको सही तरीके से, ताकि मैक्सिमम हम इफ़िशियंसी या प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये है ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन फिफ्थ फैक्टर इज एंटरप्राइजेज, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। जब किसी में रिस्क ही लेने की क्षमता नहीं होगी तो फ़ायदा नुकसान क्या करेगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। कि कोई भी काम करने के लिए एक रिस्क, हाँ देखिए इकोनॉमी चलती भी है नई चीज़ों से ज़्यादा चलती है। जहाँ देखिए कोई नई चीज़ आती है, अभी देखिए अभी क्या है, मोबाइल में 5G आया हुआ है। 5G आपको नया नया ऑफर मिल रहा है 5G पर, अभी अनलिमिटेड डेटा दिया हुआ है। 5G हैंडसेट्स, देखिए 5G टेक्नोलॉजी आई तो नए नए मोबाइल के 5G हैंडसेट्स आ रहे हैं। 5G पर आपको स्कीम आ रहा है, ठीक है। अब 4G पर स्कीम नहीं देगा, अब 5G पर आपको देगा। एक समय था जब 4G आया था तो पूरी क्रांति आ गई थी 4G के आने से, देखिए वीडियो कॉलिंग वगैरह। तो 4G पर ही सारे लोगों ने 4G फ़ोन खरीदा,
सारे कैरियर जो है 4G सर्विस प्रोवाइड करने लग गए, हर जगह टावर लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके साथ वीडियो कॉलिंग, गूगल सर्च, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो शॉपिंग, बहुत सारी। तो इकोनॉमी को उसने ड्राइव किया क्योंकि उस समय वो नया था। अब 4G पुराना हो गया, अब लोग 5G की तरफ देख रहे हैं। तो 5G क्या तेज़ी से आ रहा है, अब 6G भी आने जाना है। तो नई चीज़ें, अब जो लोग 5G कर रहे हैं तो उनके पास भी तो रिस्क है कि हाँ नया है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वो कर रहे हैं। तो उसी तरह 6G आने वाला है। तो नई चीज़ें ही तेज़ी से इकोनॉमी को खींचती हैं आगे की ओर। अब इसके बाद हम देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए, अभी तक तो हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस को और उसमें क्या रिसोर्सेज यूज होते हैं वगैरह, ये सब हमने समझ लिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर क्या बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये सवाल आता है किसी भी एंटरप्राइजर के सामने, एंटरप्रेन्योर के सामने। जैसे लोग सोचते हैं कि क्या बिजनेस किया जाए, तो क्या बिजनेस किया जाए बेसिकली क्या है कि क्या हम करें, क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि बिजनेस आप जब भी करेंगे तो वहाँ कुछ यूटिलिटी क्रिएट करेंगे, तभी ना बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या है, कुछ यूटिलिटी क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा। बिना कुछ यूटिलिटी क्रिएट किए फायदा होगा नहीं। बिना कुछ, जैसे कोई कपड़े की भी दुकान लगाता है बगल में, देखिए कई बार लोग कपड़े की दुकान सोचता है कि अच्छा चलो कपड़े की या कोई भी दुकान लगा लेते हैं। तो आपका दुकान कब चलेगा, जब वहाँ के लिए लोगों के, जो उस एरिया में रहने वाले लोग होंगे, उनके काम की कोई आप चीज़ बेचेंगे तभी ना फायदा होगा, आपका बिकेगा सामान। अब आप कोई ऐसी चीज़ बेचोगे जिसको वहाँ के लोगों के लिए कोई उसका मतलब ही नहीं है, तो फिर कोई क्यों खरीदेगा। और जब कोई किसी के लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है तो आपको भी फायदा नहीं होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, ना आपका सामान बिकेगा ना आपका कोई फायदा होगा। तो यूटिलिटी, बिजनेस का मतलब क्या है, यूटिलिटी क्रिएट करना। आप लोगों के लिए कोई काम की चीज़, कोई काम की सर्विस लाते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ओला आया, लोगों को टैक्सी पैसे जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है कहीं भी, उसको उसने आसान बना दिया ऐप के थ्रू। काफ़ी रेट्स भी कम हो गए। देखिए आप टैक्सी वगैरह बुक करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ओला में आपको काफ़ी चीप पड़ता है और आसानी से आप कहीं भी हैं कॉल कर लिए। ठीक है, आज के डेट में आपको किसी भी शहर में गाड़ी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओला की ही सर्विस है। आपको अपने चलाने से ज़्यादा बढ़िया है। अपना हेडेक लगता है चलाने में, आदमी थक जाता है, और सारी चीज़ गाड़ी का मेंटेनेंस, हेडेक, गाड़ी का बहुत सारे झमेले हैं गाड़ी रखने में। आप उन सब झमेलों से बच जाते हैं, कोई टेंशन नहीं कि कहाँ गाड़ी है, गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी में लग जाएगा, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं। गाड़ी अगर आप एक अपना पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं तो उसमें आपको बहुत तरह का हेडेक है। गाड़ी का आप सर्विसिंग कराते रहिए, गाड़ी को मेंटेन करिए, गाड़ी को बचा के चलिए, ड्राइविंग का सिरदर्द, ट्रैफिक, सारी चीज़ें अलग झमेला है। गाड़ी की सिक्योरिटी, कहीं भी पार्किंग, बहुत सारे इश्यूज़ हैं गाड़ी को। और ओला ने क्या है, आपको कुछ नहीं, आप कॉल कीजिए आपको पहुंचा देगा पैसे दे के फ्री। कोई हेडेक नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, कहाँ लगाएं, कहाँ पार्क करें, कोई कुछ कर न दे, कोई चुरा न ले, उसमें सर्विसिंग कराना, मेंटेन करना, नो हेडेक। तो लोग देखिए ओला कितना चल रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी बिहार में इतना ओला जब चल सकता है, ठीक है, तो बाकी जगह तो कहना ही क्या। तो चूंकि उन्होंने एक यूटिलिटी, लोगों के लिए कुछ फायदे की चीज़ को लाया जो लोगों के काम की थी, तो लोगों ने उसको यूज़ किया। तो कहने उसी तरह देखिए जोमेटो है, ओला है, अमेज़ॉन है। देखिए अमेज़ॉन, अमेज़ॉन आप जानते हैं एक समय ये बुक ये करने की कंपनी थी। जब हम लोग छोटे थे उस समय अमेज़न का जानते थे कि अमेज़न उस समय बाहर से बुक वगैरह मंगाने के लिए हम लोग यूज़ किया करते थे। अगर कोई बुक अवेलेबल नहीं होती थी लोकल या अपने शहर या अपने राज्य में, या विदेश से कोई बुक मंगानी होती थी कहीं से भी, तो उसके लिए ही सिर्फ अमेज़न होता था, बुक्स के लिए सिर्फ था। उसके बाद इसने फैलाया अपना, बाकी चीज़ें भी, काम की कोई भी चीज़ है वो डिलीवर करना शुरू कर दिया। देखिए लोगों को अपने डोर स्टेप पे मिलने लगी चीज़, आसान हो गया लोगों के लिए, हर जगह जाना मुश्किल था, अपना काम छोड़ के सामान लेने जाइए, ठीक है, सामान की जांच पर बहुत सारी चीज़ें हैं,
लीजिए, फिर उसका रेट अब जहाँ सही है, कहाँ लोग इतना ठगते हैं, तो कितना ज़्यादा देखिए एमआरपी होता है, एमआरपी ले लेते हैं। अमेजन पे देखिए कितना डिस्काउंट आपको 50% डिस्काउंट दे देता है, उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है। अनइमेजिनेबल है, अमेजन से सस्ता कहीं नहीं है कोई, मतलब कुछ बहुत कुछ सामान है जो जो वेट वाले सामान है, भारी सामान है, या जो ऐसा सामान है, तो सिर्फ वही अमेजन से सस्ता मिलता है लोकल मार्केट में, नहीं तो सारी चीज़ें अमेजन पे सस्ती हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो अमेजन क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट भी अमेजन ने मेंटेन किया, अपना स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेंटेन किया, क्वालिटी मेंटेन किया कि जो अच्छी चीज़ डिलीवर होती नहीं होती, अच्छी उसका क्वालिटी नहीं होता है, वो रिटर्न ले जाता है। अभी हमने 10 ड्रेस मंगाया, 10 ड्रेस लौटा दिया, 10 ड्रेस मंगाया, 10 ड्रेस लौटा दिया, लेके गया, नहीं पसंद है, ठीक है, रिटर्न हो गया। तो कहने का मतलब देखिए, आपको वही दुकान में आप जाते बहुत झमेला होता है, रिटर्न नहीं लेना चाहता है, एक्सचेंज नहीं, कई बार प्रॉब्लम करेगा, कुछ हो जाएगा तो कहेगा आप डैमेज कर दिए, चीज़ नहीं है। तो इतना बढ़िया, तो अमेज़न देखिए कितना, मतलब लग रहा है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। हमको तो मैं समझ लिया एड्रेस, हमें रोज़ आता है अमेज़न वाला, तो वो फ़ोन भी नहीं करेगा, आके सीधे रख के चला जाता है। तो क्योंकि इतना उसने सर्विस क्रिएट किया, यूटिलिटी क्रिएट किया लोगों के लिए, तो देखिए अमेज़न आज कितनी बड़ी कंपनी हो गई, आज लगभग हर तरह की चीज़ आपको दे रहा है, जो कॉमन एक डोमेस्टिक यूज़ का है, मतलब एक परिवार के लिए जो यूज़ हो सकता है, कमर्शियल आइटम्स नहीं, जो फैमिली डोमेस्टिक यूज़ के आइटम्स हैं ज़्यादातर। और अब देखिए दवाओं में भी आ गया है, दवाएं भी कर रहा है, मेडिसिन भी ये कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यूटिलिटी। तो अब यहाँ बात आता है कि आपका बिजनेस कोई भी कब रन करेगा, जब आप जो है कोई यूटिलिटी क्रिएट करिएगा, लोगों के लिए कुछ फायदे का चीज। अब लोगों के लिए जो करना और हेडेक होगा, तो वैसा कोई आपका लोग करना यूज करना चाहेगा सर्विस या कोई गुड्स को? नहीं। तो यहाँ यही सवाल आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए या क्या किया जाए। ठीक है, देखिए, इट इज रियली a very big problem of an economy, because we can produce a thing only after minimizing the production of another thing. अब देखिए, अब यहाँ ये एक बड़े स्तर पर बात किया जा रहा है, यहाँ पर एक इकोनॉमी के, पूरे इकोनॉमी के स्तर पर बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इट इज रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, because we can produce a thing only after minimizing the production of another thing. पढ़ लिए, थोड़ा समझा देते हैं फिर। Our present necessities are fulfilled by production of consumer goods. It is mainly the problem of distribution of factors. देखिए समझिए इसको, इस लाइन को क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले इस लाइन को समझिए। आवर प्रेजेंट नेसेसिटीज आर फुलफिल्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हमारी अभी की जो आवश्यकताएं हो, जो ज़रूरतें होती हैं, उसको जो मार्केट में कंज्यूमर गुड्स जो बन के आ रही हैं, बिक रही हैं, उससे हमारा पूरा हो जा रहा है ज़रूरत। अभी की जो हमारी ज़रूरत है, वो लगभग बाजार में जो चीज़ें बिक रही है उससे पूरी हो जाती है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि अभी बाजार में चीज़ कम पड़ रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं, वो लगभग आपको बाजार में अवेलेबल है ऑलरेडी। गर्मी है, आप जाइए 10 तरह का बॉटल खरीदने, आपको 100 तरह का बॉटल है। आपको अपना ही बजट देखना पड़ जाएगा कि हाँ भाई, मुझे किस बजट में या किस टाइप का चाहिए। आप लगभग जिस तरह का भी खोज सकते हैं, मैंने खोजा है, देखा है, तो हर तरह का अवेलेबल है। तो कहने का मतलब कि अभी की जो हमारी नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, लगभग उन सब की सारी चीज़ें मौजूद है बाजार में।
अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम सोच रहे थे कि भाई धूप हो गई है, बहुत गर्मी आ गई है, तेज़ धूप हो गई है, ऐसे में टू व्हीलर पे कहीं जाना बड़े गर्मी लगती है। लेकिन टू व्हीलर इतना कन्वीनियंट है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना ट्रैफिक जाम हर जगह हो जाता है और ऐसे में टू व्हीलर जो है बहुत आसानी से कहीं भी चला जाता है। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई आने जाने के लिए टू व्हीलर है तो बड़ा कन्वीनियंट, लेकिन गर्मी हो गई है और धूप जो है सुबह 8 बजे से ऐसी धूप हो जा रही है कि चलना मुश्किल है। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि कुछ है क्या इसके लिए। तो मैंने देखा कि एक टू व्हीलर के लिए अम्ब्रेला सेट टाइप का आ रहा है, मतलब एक ऊपर कवर टाइप का रहता है जो कि फिक्स हो जाता है, वो आपको धूप से बचाता है और आराम से आप बैठ, मतलब ऊपर एक कुछ सिंथेटिक मटेरियल का, ठीक है, सर्कुलर कवर टाइप का लग जाता है ऊपर में, तो वो आपके आसानी से फिट हो जाता है और उसके बाद आप आसानी से धूप में भी आराम से चल सकते हैं। बल्कि मैंने कुछ तो देखा कि मतलब पूरा पानी वानी से भी बचाने के लिए सेट बना हुआ है, उसको फिक्स करवा लीजिए, आराम से बारिश हो रही चलते रही टू व्हीलर में, कोई पानी नहीं पड़ेगा। खैर मैंने फिलहाल धूप की बात की, तो मैंने उसे देखा तो फ्लिपकार्ट ने दिखाया कि वो है, लेकिन अभी वो शायद इंडिया में सेल इन्होंने चाइना से शायद चाइना ही से बन रहा होगा डेफिनेटली, तो उसको शायद रोका हुआ है, इसलिए उसका सेल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। तो अब देखिए कि मेरी ज़रूरत की चीज़ थी जो अभी अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में, मतलब बन रहा है, बन क्या रहा है, सब इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना, शायद कुछ चाइना से इंपोर्ट को लेकर इशू हो रहा है, इसलिए उसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, जबकि प्रोडक्ट को दिखा रहा है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, एक चीज़ मुझे ऐसी दिखी जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, या और भी कई चीज़ें जो हम देखते हैं कि लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वो अमेज़न पे हमें कहीं दूर से, बड़े कोई बैंगलोर है कहीं से, वो आ जाता है सामान जैसा हम खोज रहे होते हैं। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि आवर प्रेजेंट नेसेसिटीज। अच्छा देखिए, इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए मस्कीटो नेट की बात करें, मच्छरदानी जिसे हम कहते हैं, देखिए हर जगह इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, सबके ज़रूरत की चीज़ है। और मच्छरदानी, जो नॉर्मल मच्छरदानी है, वो बहुत सालों से मार्केट में बिक ही रहा है। फिर हमने इधर पिछले 15-20 साल पहले क्या देखा, फोल्डिंग मच्छरदानी देखा, जो अपने आप फोल्ड भी हो जाता है, अपने आप खुल जाता है और पोर्टेबल होता है, कहीं भी उसके लिए कोई बेड वेड की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब बेड पर भी लग जाता है, या आप कहीं भी उसे ज़मीन पर भी सीधे उसको डाल के उसके अंदर चादर वादर बिछा के सो सकते हैं, सिंगल डबल हर साइज़ का आता है। अब देखिए कि वो बड़े शहरों में लोग जहाँ जाते हैं या काम करने इधर से उधर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बैचलर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, जो उतना ज़्यादा हर चीज़ परमानेंट सेटिंग लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है काम के लिए, ठीक है। ऐसे में वो इतना काम का चीज़ है कि एक रैप होके एक बैग में आ जाता है छोटे से, और खोलिए तो पूरा फैल के अपने आप, उसको लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, बस बैग से निकालिएगा अपने आप खड़ा हो जाता है, उसके अंदर घुस के सो जाइए और फिर निकलिए, उसको फोल्ड करके रख दीजिए। तो इतना ज़्यादा वो बड़े शहरों में बिक रहा। उस समय हमने देखा कि नया नया सब लोग जहाँ तहाँ दिल्ली में देखते थे रोड के किनारे उसको लगा के एक प्रचार की तरह बेचते रहते थे। तो देखिए नेट तो बिक रहा था, मस्कीटो नेट बिक रहा था, लेकिन वो एक अलग टाइप का था कि उसके लिए आपको ना कहीं बांधने की ज़रूरत है, ना कहीं अटैच करने की ज़रूरत है, बस खोला वो अपने आप सेट हो जाता है और फिर उसको आप फोल्ड कर लीजिए तो फोल्ड होके बस एक पतले से बैग में आ जाएगा अपने आप। उसमें एक फ्लेक्सिबल कुछ मटेरियल रॉड टाइप का अपने आप दिया रहता है, जो अपने आप ही वो खुल जाता है। देखें उसको यूज़ किया।
आप देखे उसको अभिषेक जो हम बता रहे हैं? नहीं देखे? अच्छा चलिए, हम लोग दिल्ली में तो यूज़ करते थे, तो उसमें एक मतलब बहुत बढ़िया होता है। मतलब आप उसको बस बैग से निकालिए और ऐसे कहीं भी छोड़ दीजिए, अपने आप वो सेट होके ज़मीन पर तैयार हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, देखे होंगे, टीवी पर देखे होंगे, वही कह रहे हैं। मतलब वो सिंगल भी आता है और पूरे मतलब 3-4 लोगों के लिए भी बड़ा साइज में भी आता है। उसको आप बेड पर भी यूज़ कर सकते हैं, बेड पर बिछा लीजिए तो बेड पर वैसे ही सेट हो जाएगा। ठीक है, या कहीं भी ज़मीन पर आप, जैसे बहुत लोग होता है ना, गर्मी है तो छत पर या कहीं बाहर खुले में सो रहे हैं, तो वहाँ भी आराम से आप उसको बस खोले, अपने आप वो सेट हो गया। हाँ हाँ हाँ, वही वही उसी टाइप का वो भी रहता है। हाँ, तो वही बता रहा है कि हम लोग उसको यूज़ करते थे, क्योंकि गर्मी में अब रूम इतने गर्म हो जाते थे दिल्ली में कि रूम के अंदर सोया नहीं जाता था। बाहर निकल के हम लोग जहाँ भी अपना रूफ हुआ वहाँ अपना उसको खोल लिए, उसमें अपना सो गए आराम से, हवा भी आ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं लगाने के लिए ढूंढने की जरूरत, यही साइज के अनुसार आता है मेरे ख्याल से 200-300-400 का, इसी तरह का, अलग अलग, मतलब जैसा लीजिए उस तरह का। हाँ 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 हाँ, तो नीचे भी उसका मतलब कपड़ा रहता है, मतलब पूरा प्रॉपर सेट पैक हो जाता है। और उसके अंदर आप चाहें तो एडिशनल अपना गद्दा चादर कुछ भी बिछा भी सकते हैं, नहीं तो गद्दे के ऊपर उसको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर लीजिए। तो हम लोग तो आराम से उसी के चादर नीचे बिछा लेते थे, उसके ऊपर रख के अंदर तकिया ले लिए, सो गए आराम से, सो जाते थे, पैक हो गया। तो कहने का मतलब कि देखिए, मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि एक यूटिलिटी का मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मॉस्किटो नेट तो बिक रहे थे मार्केट में, लेकिन उसके लिए क्या है कि मॉस्किटो नेट के लिए आपको बांधने के लिए जगह चाहिए। वैसा आपको वो थोड़ा हेडेक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उसको दबाने के लिए फिर आपको अगर बाहर कहीं भी लगाइएगा तो उसको दबाने के लिए प्रॉपर आपको अरेंजमेंट चाहिए, नहीं तो दबेगा नहीं, हवा से उड़ जाएगा। तो इस तरह का था, तो उसमें एक बहुत सारी चाइनीज़ ही, वो चाइना से ही आता है ज़्यादा, ऐसा लॉन्च किया कि भाई देखिए, उसमें ना कोई आपको बेड की ज़रूरत, ना कोई दाबने उबने की ज़रूरत, ना कहीं लगाने का हेडेक, बस अपने आप वो सेट तैयार हो जाता है। फिर आपको नहीं यूज़ करना है, बस उसको पकड़िए एक साइड से, अपने आप वो फोल्ड भी हो जाता है। बस तरीका उसको एक होता है, 2 जगह कॉर्नर से पकड़ के दबाइए, अपने आप शेप में फोल्ड हो जाता है, बैग में पैक हो गया, रख दीजिए। तो ये नई काम की चीज़ ऐसी कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, अपना बहुत ज़्यादा शहरों में लोग इसको यूज़ करते हैं, कहीं भी छत पर अपना बिछा के पूरा परिवार उसमें सो गया आराम से, कहीं भी खुले में, गर्मी में है कहीं नहीं, रूम के बाहर लगा लिए, छत पे कहीं भी डाल लिए, सो गए उसमें अपना। पूरा सिंगल भी आता है, फैमिली के लिए भी आता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो काम की, क्योंकि कुछ लोगों की ज़रूरत, जो लोग, इतने सारे लोग काम करने या पढ़ने या बहुत तरह के काम से अपने घर से बाहर जाते हैं, जो टेम्पररी अरेंजमेंट अपने साथ रखते हैं, तो उनके लिए, या वर्किंग लोगों के लिए जो छोटा छोटा कमरा लेके कहीं भी काम करते हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो रहते हैं। या अब इसमें है कि आपको कोई परमानेंट उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप चले गए, पोर्टेबल भी है, कहीं भी अपना जहाँ मन किया वहाँ पूरे छत में अपना कहीं भी रख लिया, उसमें सो गए आराम से, ना कोई हमें जगह, ना सेटिंग, ना कोई उसकी ज़रूरत है उसके लिए। तो चूंकि यूटिलिटी का था ऐसे लोगों के लिए, तो बहुत बिका। तो अब यही कहा जा रहा है कि ठीक है, हमारा जो आजकल का ज़रूरत है वो बाजार में जो उपलब्ध है चीज़ें, उससे लगभग पूरी हो जाती है। तो इट इज़ मेनली द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स। तो हमारा जो ये इकोनॉमी में क्या बनाया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ये अगर हम सोचते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, जो उसमें कोई भी चीज़ बनाने में फैक्टर्स इस्तेमाल होने वाले हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है। अब मान लीजिए
कि आपके रीजन में जो है मक्का बहुत होता है, मान लीजिए मैं कहीं की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए वहाँ कॉर्न बहुत ग्रो करता है, मेज, तो उसके लिए वो सोचेगा कि मेरे लिए अच्छा है यहाँ कॉर्न बहुत ग्रो करता है, क्यों ना मैं पॉपकॉर्न बना के बेचना शुरू करूँ पैक करके। क्योंकि कॉर्न यहाँ अवेलेबल है ही, मैं उसको प्रोसेस करके पॉपकॉर्न बना देता हूँ और उसको पैकेट में बना के बेचना शुरू करता हूँ। उसके लिए वो अपना एक छोटा सा फैक्ट्री सेटअप कर सकता है। तो अब ये सोचिए कि मान लीजिए उसको कॉर्न वहाँ होता ही नहीं और वो सोचे कि मैं यहाँ पॉपकॉर्न बनाने का फैक्ट्री, तो उसको क्या होगा, कॉर्न कहीं से लाना पड़ेगा, कॉर्न लाने का खर्च। तो बेसिकली हम जब भी ये सोचते हैं कि हम कुछ बनाएं तो उसके लिए क्या चाहिए, जो अभी आपने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना पड़ता है कि कहाँ क्या अवेलेबल है, उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन अपना करते हैं कि हमें क्या सामान यहाँ अवेलेबल है, कहाँ से मिल सकता है, क्या चीज़ कहाँ मिलेगी। जैसे मान लीजिए हम एक स्टील का प्लांट डालना चाहते हैं, तो स्टील मैं सोचता हूँ कि स्टील प्रोडक्शन करना है, स्टील के लिए क्या क्या चाहिए भाई, आयरन चाहिए मेनली, पहले कोल चाहिए, प्लांट के लिए ठंडा करने के लिए आपको वाटर बहुत अमाउंट में चाहिए, आयरन हो गया, कोल हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद आपको और भी कई सारे मैंगनीज चाहिए, क्रोमियम चाहिए, सब तो खैर मैंगनीज ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, चूना पत्थर, फिर थोड़ा क्रोमियम और निकेल, ये सब चाहिए। तो उसके बाद आपको लेबर चाहिए काम करने के लिए, टेक्निकल लोग भी चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए। तो अब देखिए कि आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गया। सबसे पहले आयरन ओर आपको चाहिए, आयरन ओर जो कि काफ़ी बल्की होता है, भारी होता है, उसका ट्रांसपोर्ट करने बहुत कॉस्ट होता है, भारी, क्योंकि ज़मीन से खोद के निकले मिट्टी। तो अब आप कहाँ पे लगाएंगे प्लांट, जहाँ आयरन ओर मिलता होगा या उससे दूर है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा आयरन ओर कहाँ मिल रहा है भाई, उसी के आसपास रखना पड़ेगा, नहीं तो आयरन ओर लाने में सारा खर्च लग जाएगा। कोल कहाँ मिल रहा है वो भी देखना पड़ेगा, कोल भी बहुत भारी होता है। लाइमस्टोन कहाँ मिल रहा है, मैंगनीज कहाँ मिल रहा है, ये 4। फिर आपको पानी होना चाहिए, रिवर आसपास में होना चाहिए, 5वां चीज। आपको मैन पावर, वहाँ इंजीनियर्स वगैरह, चलिए मैन पावर होना चाहिए, चीप मैन पावर काम करने के लिए। उसके बाद आपको जो आप बनाएंगे उसको बेचना भी है, तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा, वहाँ से रोड वगैरह अच्छी होनी चाहिए, रोड हो या रेलवे का हो, मार्केट होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, जो इंडस्ट्रीज होगा जो स्टील से सामान बनाती होगी आसपास होना चाहिए, तब ना आपको स्टील खरीदेगी वो। किसको बेचिएगा स्टील, या तो रॉड वगैरह बेचिए उसका कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बेसिकली जब हमने ये सोचा कि स्टील बनाना है, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आए हमारे सामने, कि उसके रॉ मटेरियल यानी फैक्टर्स जो है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज़ मेनली द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स, कि फैक्टर्स उसमें जो यूज होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि वी हैव नोटिस्ड अबव दैट द लिमिटेड मीन्स ऑफ ए कंट्री कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज। कहा जा रहा है कि हमारे देश या किसी भी देश में जो उसके मीन्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड कहीं नहीं होता है। वो भी आपको ध्यान देना है कि उतना ही आपके पास अवेलेबल है, अब उसको आपको किस चीज़ में यूज़ करना है, क्या बनाने में। किसी के पास भी धन, कैपिटल, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैन पावर सब लिमिटेड होता है। तो किसी एक इकॉनमी में
चीज़ें लिमिटेड है। अब उन लिमिटेड चीज़ों को आप क्या बनाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये सोचना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए बिहार सरकार को देख लें, कुछ समय पहले तक ये हाल था कि बिहार सरकार को पैसा नहीं था शिक्षकों को देने के लिए। अभी ये हाल हो गया कि बिहार सरकार का पूरा पैसा लगता है शिक्षा विभाग को दे दिया जा रहा है खाली। तो शिक्षा विभाग में पैसा जो है एकदम रेगुलर मिल रहा है सब लोग को। कहाँ से पैसा आ रहा है, इतना खर्च किया जा रहा है, क्यों? तो पैसा लिमिटेड है सरकार के पास, पैसा लिमिटेड नहीं है। अब वो पैसा को कहाँ इस्तेमाल किया जाए, तो नीतीश कुमार जी सोचे कि भाई अब हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो लग नहीं सकता है, इंडस्ट्री लगाने अभी कोई नहीं आ रहा है। खेती बाड़ी में एक लिमिट से ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ना हमारे किसान इतने प्रोग्रेसिव है, हमारे यहाँ ज़्यादातर छोटे किसान हैं, सबके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं। तो खेती बाड़ी में भी ज़्यादा डेवलपमेंट हम तो आखिर हम किस चीज़ में डेवलपमेंट दिखा सकते हैं लोगों को? उन्हें मिला शिक्षा, कि शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जहां हम विकास करके दिखा सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने वाला कैपिटल वाला चीज़ नहीं है। स्कूल वगैरह सब है ही, सब चीज़ सेटअप है ही। ठीक है, करना क्या है, टीचर्स को अपॉइंट करिए और व्यवस्था को टाइट करिए, देखिए अपने आप शिक्षा का अच्छा डेवलपमेंट दिखने लगेगा। तो के पाठक साहब को बना दिए और कहे कि आपको जो मन है करिए, हमको बिहार का एक नया तस्वीर दिखाना है देश के सामने कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने बिल्कुल एक अचीवमेंट किया है। ये बातें मैं अपनी सोच से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं मुझे नीतीश कुमार ने टेलीफोन करे कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी जो मतलब एक कैलकुलेटेड सोच है। तो क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपको ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी कि आपको क्योंकि कोई भी चीज़ में आपको नया करते हैं तो आपको बहुत सारा कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ आपके पास सारी चीज़ें थी, स्कूल वगैरह सब था, टीचर्स भी पहले से थे, और नए कुछ आपने क्वालिटी से, ठीक है, उनको सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है, सैलरी देंगे मंथली, उसका आउटपुट भी तो मिलेगा तेजी से। और के पाठक कह दिया कि भाई तुम ताना साहब बन जाओ, जो मन में आता है टीचर से काम करवाओ, लेकिन हमको शिक्षा विभाग का जो है सुधार चाहिए। पहले नहीं 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 चल रहा है, अभी तक वही है, अभी भी उन्हीं का ऑर्डर चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही अफवाह उड़ा था, उस समय थोड़ा विपक्ष हावी हो गया था, तो थोड़ा समय के लिए वो ऐसे ही मतलब हवा अफवाह उड़ा दी गई थी, उनको शांत रहने बोल दिया गया था कि छुट्टी पर जा रहे हैं यहाँ वहाँ। के पाठक साहब अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक नीतीश कुमार। तो इन्होंने देखा कि शिक्षा विभाग, हम शिक्षा का एक विकास दिखा सकते हैं बिहार का, और इससे मेरा भी इमेज चमक जाएगा कि भाई नीतीश कुमार ने अचीव करके दिखाया। बाकी सब चीज़ तो पहले दिखा ही चुके हैं, जो दिखाना था, जितना दिखाना था। तो देखिए फटाफट पहले तो अपॉइंटमेंट हो गया फेयर प्रोसेस में, बहुत बड़ा एक सही में अचीवमेंट है कि एक फेयर प्रोसेस में इतने लोगों का एक साथ अपॉइंटमेंट हो जाना, 1.5 लाख नौकरियां एक ही डिपार्टमेंट में दे देना, ये भी बहुत बड़ी तारीफ की बात है। तो तारीफ की चीज़ हुई, देखिए इतना हुआ, कार्यक्रम हुआ, बांटे गए सबको अपॉइंटमेंट लेटर, पहले तो टीचरों को खुश कर दिया गया, खूब उनको बांटा गया, उसके बाद अब उनसे काम लिया जा रहा है, छुट्टी भी कैंसिल हो गया है। गर्मी की छुट्टी मिलती थी हर साल 1 महीने की, वो भी ख़त्म हो गई है कि गर्मी में भी अभी देखिए सब गए स्कूल गए, बच्चे आए चाहे नहीं आपको ज़रूर आना है, बच्चों की छुट्टी है लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पैसा लिमिटेड है सरकार के पास, और उनको उसी पैसे से कुछ करके दिखाना है जनता के सामने, तब तो दोबारा आएंगे। तो अब उस पैसे को कहाँ यूज़ किया जाए, तो दिमाग लगाया नीतीश कुमार जी ने, भारी इंजीनियर हैं भाई, इतने पुराने अनुभवी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कि शिक्षा में लगाया जाए। और के पाठक को खुला छूट दे दिया कि चलिए जो आपको खर्च करना है शिक्षा के लिए करिए, लेकिन हमें शिक्षा का, और के पाठक ऐसे आदमी जो कर सकने वाले, के पाठक भी वैसे ही दमखम वाले आदमी,
कर सकते हैं, करके दिखाया है पहले भी उन्होंने। तो टाइट कर दिया दम कि भाई किसी का नहीं चलेगा, उसके शिक्षा मंत्री भी नहीं दखल दे सकते हैं, सबको साइड कर दिया, कोई मंत्री पंत्री नहीं मेरे आगे। देखिए कि शिक्षा मंत्री भी बदल गया उनसे उलझे तो कईयों का पेंशन रोक दिया, एमएलसी वगैरह का पेंशन का बंद करा दिया, हमारे रिश्तेदार हैं। तो कहने का मतलब है कि लिमिटेड पैसा को कहाँ यूज़ किया जाए ताकि हमारा बेनिफिट हो सके मैक्सिमम। तो क्योंकि अभी बिहार सरकार के पास बहुत कम पैसा है, अभी ये हाल है कि सैलरी भी जो दिया जा रहा है तो ऐसे दिया जाता है कि जब कुछ टीचरों का रोक दिया जाता है, जो पुराने टीचर हुए थे, जो पहले से आए हुए थे, उन सबका 1-2 महीना रोक देता है, तो इधर दे देता है। ठीक है, ये हाल है। शिक्षा विभाग में भी देने के लिए पैसा नहीं है, तो पुराने टीचरों का रोक दिया जाता है 3-4 महीना से, और किसी और का कोटा का पैसा जो नए टीचर है उनको दिया जा रहा है ताकि ये लोग काम करें ठीक से, क्योंकि ये काम करने वाले हैं, अभी ढीठ नहीं हुए हैं पुराने वालों की तरह। पुराने वाले तो मन जगह हैं, ढीठ हो गए हैं, कितना ही डराइए डर नहीं लगता उनको, जान गए हैं कि भाई कोर्ट है, हमारी नौकरी जाएगी नहीं, बाकी कर ले जो करना है करके पाठक। तो नए वाले भी ढीठ नहीं हुए हैं, ये काम करेंगे, अभी डरते हैं, और इनमें एक अभी सोच भी है, बेशर्म नहीं अभी हो गए हैं, तो जो है इनको पैसा दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो रिसोर्स है हमारे पास उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अनलिमिटेड तो छोड़िए, काम का भी पैसा नहीं है इसके पास, सरकार के पास। तो बार बार वो स्पेशल स्टेट का स्टेटस मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, क्यों? क्योंकि उसमें और फंड्स मिलते हैं, पैसा ही नहीं है तो सरकार करेगी क्या? और हर जगह यही हाल है, केजरीवाल ने यही हाल कर दिया दिल्ली का। एक समय था सफाई वालों को देने के लिए पैसा नहीं था, जब कोर्ट ने हड़काया वहाँ से तब जाके सफाई करवाया शहर का, नहीं तो हर जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ था। तो सरकारों के पास पैसा लिमिटेड होता है। अभी कोई सुने, कोई कह रहा है कि 1 लाख रुपया देंगे तो बिजली फ्री कर देंगे, मोदी बोला शायद। हम कह कहाँ से फ्री कर देगा, घर उससे पैसा लगाएगा, अपने तो चाय बेच के आया पॉलिटिक्स में किसी तरह, उसके पास पैसा है देने के लिए? वो पैसा देगा कहाँ से? सरकार के पास पैसा है, वो फ्री में तो बांटेगा नहीं लोगों को। लोग सोच रहे हैं, अब लोग इस बहकावे में है कि फ्री बिजली, अरे फ्री बिजली कहाँ से देगा? वो पैदा करेगा तो बिजली में बनाने में जो खर्च आएगा वो तो देना ही पड़। हाँ, वो हो सकता है आपको सोलर आपको इम्प्लीमेंट करा दे, सोलर लगाइए और फ्री बिजली अपना यूज़ कीजिए। वो तो आपको ठगने के लिए कह रहा है, बाद में कहेगा कि हम तो सोलर लगा देते हैं, आप लगाइए सोलर, फ्री आपको मिलेगा बिजली, अपना पैसा से सोलर लगाइए, कुछ उसमें हम सब्सिडी देंगे। उधर कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, आप कहाँ से दीजिएगा भाई? आपको कहाँ से इतना पैसा आ गया है? इतना लूटे हुए हो क्या? ये भी कोई सोच सकता है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। खैर, सब ठगने में लगे हो, अभी जो वोट पड़ जाए जिसको, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। खैर, हम आपको इतने उदाहरण से ये समझाना चाह रहे थे कि जो कहने को अखबार में कोई कुछ कह दे, ये कर देंगे, पैसा सबके पास लिमिटेड होता है और एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। के पाठक को इसीलिए नीतीश कुमार इतना ये करते हैं क्योंकि हटा नहीं सकते हैं, इतना सब दबाव दिया, क्योंकि वो पैसे का यूटिलाइज कर रहा है सही से, ईमानदारी से वो करने वाला आदमी है और पैसे का सही उपयोग करने वाला आदमी है। तो कितना ही लोग दबाव दे रहे हैं के पाठक को कुछ नहीं करे, क्योंकि जान रहा है कि ये हमको रिजल्ट देने वाला है, मेरा सरकार बनवाएगा यही। तो खैर तो यही इकोनॉमी में प्रॉब्लम यही होती है कि कहाँ हाँ, सिमिलर वर्ड है। हाँ हाँ हाँ, अर्ज या प्रे,
रिक्वेस्ट। चलिए, तो किसी भी इकोनॉमी में जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। देखिए, आपको सोचने में लगता होगा, सुनने में लगता होगा, कह देता होगा अंबानी के पास इतना हजारों करोड़ है। अंबानी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है, वो भी यही परेशान रहता है बेचारा कि कहाँ से पैसा मिले कि कुछ काम करें। और ठीक है, पैसा किसी के पास ज़्यादा नहीं होता है। अब जो लिमिटेड पैसा है उसको कैसे यूज़ किया जाए, जो लिमिटेड पैसा है उसको कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है, तो बिजनेस में ये होता है। और उसी तरह इकोनॉमी में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम क्या बनाने में इस्तेमाल करें। अब लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, उसका कहीं ना कहीं अभी भी उपयोग तो हो ही रहा होगा। तो अगर आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले जो आप पहले से बना रहे थे उनको कम कीजिए, है कि नहीं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि भाई जो पैसा था सरकार के पास, पुराने टीचरों को तो सैलरी दे ही रही थी। अब आपको नया टीचर आप ले आए, उसको कहाँ से दीजिएगा पैसा। तो पुराने वालों का कुछ समय के लिए रोका जाए या और कहीं का पैसा रोका जाए तो इनको दिया जाएगा। तो उसी तरह प्रोडक्शन में है कि जो भी रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, उनका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही रहा होगा। तो अगर आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई और चीज़ का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ जो रिसोर्सेज कुछ बचेंगे उसको आप उससे कुछ नया चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ओके, तो और उसको हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन वन इकोनॉमी वी कैन प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स सच एज राइस, wheat, maize, etc. on available land, or grow raw material such as sugar cane, jute, oil seeds, pulses, cotton, etc. which can be used in industries. अब हमारे पास जो ज़मीन है जिस पर एग्रीकल्चर होता है, उस ज़मीन पर या तो हम फूड ग्रेन्स पैदा कर सकते हैं जैसे राइस, वीट, मेज, या उस पर हम दूसरे तरह के ऐसे क्रॉप्स उगा सकते हैं जैसे शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन, जिसको कि हम इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास लैंड जो है वो लिमिटेड है। हमने डिस्कस किया था जब लैंड कर रहे थे कि लैंड हमारे पास लिमिटेड है। अब उस लैंड का हम क्या ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करें ये हम पर डिपेंड करता है। एक तरफ आप उसको फूड ग्रेन ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप उसको रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में चाहिए होते हैं ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारा एक सेंस होता है, इकोनॉमिक सेंस, कि हमें क्या करना है। देखिए, धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, लोग कैश क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं कि भाई उससे हमको पैसा मिलेगा, उससे हमको कैश मिलेगा। और जो फूड क्रॉप्स लोग कम उगाना चाहते हैं क्योंकि उसमें हमें फ़ायदा कम होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार कई देशों में कि फूड ग्रेन सफिशिएंट होता ही नहीं है। सभी लोगों ने कम कर दिया फूड ग्रेन, हालत ये हो जाता है कि अब खाने के लिए अनाज का तो बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। बीच में यही अपने यहाँ भी हुआ था, हर जगह लोग कैश क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो करने पड़ गए थे, तो दाल की जो है पल्सेज जो होती है उनका ग्रोथ कम हो गया था, तो फिर हमें पल्सेज इंपोर्ट करना पड़ा। पहले जो हम पल्सेज एक्सपोर्ट करते थे, पल्सेज हमें इंपोर्ट करना पड़ा, और जब इंपोर्ट करते हैं तो दाम ज़्यादा देना पड़ता है, तो फिर महंगा हो जाता है। देखिए आज दाल कितना महंगा हो गया है। तो यही है इकोनॉमी में डिसीजन कि कितना क्या करना है, क्या ग्रो करना है। तो उसके लिए सरकार समय समय पर
नीति बनाती है कि हाँ इतना ये ग्रो करना है, इतना ये ग्रो करना है, ठीक है, या इतना हम ये खरीदेंगे लोगों से, उसको इनकरेज करती है कि ये उगाइए। तो जैसे लैंड भी है वो अनलिमिटेड नहीं है, जो कल्टीवेबल लैंड है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। तब उस पर आप क्या ग्रो करना है ये हमारी समझ होती है। अब उसमें आगे देखिए, यहाँ तो अभी हम एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे हैं, इसके बाद बात आ जाती है, देखिए वी कैन सेट अप इन फैक्ट्रीज ऑन दिस लैंड, उसी जमीन पर हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो उस जमीन का हम एग्रीकल्चर में यूज करें कि इंडस्ट्री लगाने के लिए यूज करें, एक ये भी ऑप्शन आ जाता है कि भाई हमें उसमें खेती बाड़ी करने से फायदा है या इंडस्ट्री लगाने से फायदा है। तो लोग इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा लगाने लग गए, हालत ये हुआ कि खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं बच रही है, एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारा कम हो रहा है, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्री लगा दिए। महाराष्ट्र बहुत सारे राज्यों में देखिए खाली फैक्ट्री लगा दिए गए, तो वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड ही बहुत कम हो गया है। तो उन्हें जो है अपने लोगों के लिए फिर फूड ग्रेन से और चीज़ें खाने की वो बाहर से कहीं से मंगानी पड़ती है, खरीदनी पड़ती हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, एयर, किसी भी चीज़ की बात करें, तो उनका क्या इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी इकोनॉमी में। देखिए सिमिलरली इन अ कंट्री आयरन एंड स्टील कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स और इन मेकिंग मशीन्स एंड टूल्स और इन बिल्डिंग हाउसेस, ब्रिजेस एंड मॉल्स। अच्छा, इसमें एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, और नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, देखिए सब देश चर्चा में रहते हैं, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, छोटे से देश है बिल्कुल, लेकिन अमेरिका की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ आंख टेढ़ा करके देख सके। नॉर्थ कोरिया का क्या है, वहां लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं रहता है, ऐसी हालत है कि वहां खाने के लिए भी अनाज नहीं रहता है, क्योंकि वहां एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, एग्रीकल्चरल वहां आउटपुट होता नहीं है, और अमेरिका उसको इसी चीज़ का हमेशा लालच देता है कि तुम हमसे मिल जाओ, देखो तुमको खाने के लिए बहुत सारा अनाज देंगे। लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों की क्या सोच है कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अभी जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, डिक्टेटर है, इसका फादर जो था, जो पिछला इसका प्रेसिडेंट था यहाँ का, वो जब मरा है आप उसको देखेंगे बिल्कुल दुबला होके मर गया है, कम खाना खाने से। उसका उसका जब फोटो आता था तो लगता था कि इसको खाने को नहीं मिलता है, बिल्कुल हड्डी जैसा हो गया था और कमज़ोर होके फिर मर गया। अभी जो है उसका बेटा उतना ही मोटा है और वो उतना ही दुबला पतला लगता था, बिल्कुल हड्डी जैसा, कहीं एक मांस नहीं दिखता था देह। तो वो वहाँ का कल्चर है। नॉर्थ कोरिया के लोगों की ये सोच है कि हम झुकेंगे नहीं, हम भूखे रह जाएंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी के आगे हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका उसको लालच देता रहता है कि तुम हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हम तुमको बहुत सारा यहाँ फूड ग्रेन भिजवा देते हैं यहाँ से। कहता नहीं, हमको नहीं चाहिए फूड ग्रेन। और वो जो भी पैसा अपना है उसको उससे डेवलप करेगा, लेटेस्ट मिसाइल, लेटेस्ट वेपन डेवलप करेगा कि कोई हमको आंख दिखा के जरा दिखला दे, बड़ा से बड़ा देश हो। तो आज देखिए नॉर्थ कोरिया को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। यही हाल इसराइल का, इसराइल का भी यही हाल है कि खाली उसका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, खाली वेपन्स बनाता है नए नए टेक्निक के, और वेपन्स बनाता है और उसको बेचता भी और अपना भी रखता है कि आज उसको, भले ही छोटा सा देश है, बिल्कुल लिमिटेड, एक शहर के बराबर समझ लीजिए, 1 2 3 शहर के बराबर, लेकिन उसको भी आज कोई आंख नहीं दिखा सकता है। तो कहने का मतलब है कि
रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका आप क्या यूज करते हैं? पाकिस्तान को देख लीजिए, खाने पीने का पैसा नहीं रहेगा, लेकिन आर्मी को पैसा जरूर मिलेगा कि जाके भारत में कुछ आतंकवाद करो भाई, उसके लिए पैसा मिलता है उसको। यूएन एड वहाँ से आता है पैसा, अमेरिका और कई देशों से आता है, ताकि वो अपने यहाँ लोगों को खिला पिला सके ठीक से। और वो पैसा दे देता है आईएसआई को कि जाओ तुम बम खरीद लो, बंदूक खरीदो और जाके भारत में तबाही करो। तो पैसा उसका है, अगर यूएस उसको पैसा देना बंद कर दे तो 1 महीना भी नहीं चलेगा देश, ये हाल है। अमेरिका देता है, हाँ बोलता है बंद नहीं, अमेरिका का भी फायदा है तो उसको बंद नहीं करता है, अमेरिका के भी उसको जो है दोस्त बनाए रखने में फायदा है। खैर, फायदा है, बहुत देशों के खिलाफ यूज करता है उसको, हाँ, या हाँ अफगानिस्तान या बहुत सारे देश हैं जहाँ उसको अपना पकड़ बनाए रखना पड़ता है, या पाकिस्तान का मुस्लिम कंट्रीज में अच्छा होल्ड है तो ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बनाए, बहुत सारी चीज़ है पॉलिटिक्स में वो यूज़ करता है। और पाकिस्तान की मदद करता है तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज उसके फेवर में रहते हैं। खैर, अब देखिए जहाँ एक्चुअली बात आई थी इस पर मेरे बात चला गया आपके वहाँ, कि देखिए यहाँ है कि सिमिलरली इन अ कंट्री आयरन एंड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर इन मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स। और देखिए एक तरफ तो अगर आयरन एंड स्टील बन रहा है तो उससे हम हथियार बना सकते हैं, और इन मेकिंग मशीन्स, या उससे हम मशीन बना सकते हैं, मशीन और टूल औजार वगैरह बना सकते हैं जो इकोनॉमी में काम आता है हर काम में। और इन बिल्डिंग हाउसेस, ब्रिजेस एंड मॉल्स, या उसी आयरन और स्टील का हम बिल्डिंग हाउसेस बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, मॉल्स बनाने वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयरन और स्टील का भी जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं है कि आप जितना चाहिए उतना पैदा हो जाएगा। उस आयरन और स्टील को आपको क्या बनाने में इस्तेमाल करना है ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी सब देशों का अपना अपना चॉइस है। मैंने बताया आपको कि नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये सब जो है सारा अपना वेपन बनाने में यूज करता है। नॉर्थ कोरिया अपना बजट का 80% जो है वो डिफेंस में ही, वेपन्स में ही खर्च करता है। हमारे यहाँ वो 4-5% है हार्डली, ठीक है। तो आप अपना जो प्रोडक्शन है किसी चीज़ का, उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये देश पर अपना डिपेंड करता है। उसी आयरन स्टील से आप हथियार भी बना सकते हैं, उसी से आप मशीन और टूल्स भी बना सकते हैं, और उसी से आप घर, मॉल, पुल वगैरह भी बना सकते हैं। तो so it is clear that the factors for production can be used in several ways। तो हम इससे साफ समझ सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनको कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के क्या महत्व है? It can be really seen that there has been difference in the related importance of different factors of production. In the beginning, man lived in jungles and made his livelihood by plucking fruits, hunting, and by drinking lake water. These activities needed labor. Still, land was more important than labor. यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, यानी जो चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन में, उनका आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में जो महत्व है वो हमेशा बदलता रहा है। जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया कि इन जनरल 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। इन पांचों का जो महत्व है एक दूसरे के कंपैरिजन में, वो हमेशा समय में बदलता रहा है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत की बात की जाए जब इकोनॉमी डेवलप नहीं था,
मैन लिव्ड इन जंगल्स एंड मेड हिज लाइवलीहुड बाय प्लकिंग फ्रूट्स, हंटिंग एंड बाय ड्रिंकिंग लेक वाटर। तो आदमी कैसे जीता था? वो जंगलों में जीता था। और अपनी आजीविका कैसे कमाता था? जंगलों से फल फूल तोड़कर, शिकार करके और नदी झील का पानी पी के अपना जीवन गुजार लिया करता था। दीज एक्टिविटीज नीडेड लेबर। तो ये जो कामकाज थे, जैसे फल फूल तोड़ना, शिकार करना, इन सब के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती थी। स्टिल लैंड वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन, लेकिन फिर भी उस समय आदमी से ज्यादा जमीन कीमती था। आदमी से, लेबर से ज्यादा महत्व जमीन का था। हालांकि उस समय भी लेबर की बहुत जरूरत थी। ये सारे मेहनत के काम हैं, फल फूल तोड़ना, साग सब्जी तोड़ना, जंगल से जो भी है शिकार करना, खाली इसमें मेहनत लगता था, खाली लेबर था। लेकिन लेबर के बावजूद उस समय लैंड जो है लेबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, राजाओं के पास संपत्ति होती थी, ज़मीन होती थी उस समय। आप देखिए, जितना राजा लोग का पढ़े हिस्ट्री और कहानी सुने हैं या देखे हैं, क्या है, नई नई ज़मीनें जीतना चाहते थे ताकि वहाँ वो उनके कब्जे में आ जाए। क्योंकि ज़मीन आ जाता था, वहाँ के लोग आ जाते थे उनके अंडर में, ज़मीन के अंदर बहुत सारा खान खदान, सब बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो लैंड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन लेबर। बट विद द ग्रोथ इन पॉपुलेशन, man had to work harder to get these things, and they themselves began to grow fruit and food grains. तो क्या हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लग गई, तो आदमी को शिकार करने के लिए, फल फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए, पहले कुछ लोग होते थे मन भर तोड़ लेते थे, लोगों की संख्या बढ़ने लग गई, तोड़ने वाले बढ़ने लग गए, तो आपस में कंपटीशन उतना मिलना कम हो गया। तो उसके कारण वो क्या करने लग गए कि खुद ही उगाना शुरू कर दिया, खुद ही उगाना शुरू कर दिया फल फूल सब्जी वगैरह, जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। देखिए, पहले क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज था, जब आदमी जो है सिर्फ जंगलों से शिकार करता था, हंटिंग करता था और गैदरिंग करता था, तोड़ता था। उसके बाद आया एग्रीकल्चर का, जब वो खुद उगाना शुरू कर दिया। तो जब उसने खुद जो है फल और अनाज उगाना शुरू कर दिया, तो उसका जो मेहनत था, जो लेबर था, उसकी कीमत बढ़ गई। Thus, gradually, the importance of labor increased. Man needed capital for cultivation, setting up factories, and for increasing production. तो उसके बाद क्या हो गया? देखिए, पहले क्या है, काम करने में कोई सोचता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम बोला है, कोई भी काम बोला आदमी ऐसे ही कर देता था, क्योंकि उस समय काम की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा ऐसा है, किसी को दे दीजिए, खा पी लिया, या अपने, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं रहती थी खाने पीने की, कहीं से भी खा पी लिया, मिल जाता था बहुत। जंगल पेड़ पौधे फल फूल फ्री रहते थे, इतना बिकता नहीं था हर चीज, जहां मन किया तोड़ा खा लिया। तो लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो मेहनत का कॉस्ट बढ़ता चला गया, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर बढ़ गया, और अब खेतीबाड़ी करने के लिए लोगों को कैपिटल की ज़रूरत पड़ने लग गई, चाहे वो खेतीबाड़ी करना हो, या फैक्ट्री लगाना हो, या अपना प्रोडक्शन बढ़ाना हो। These days, with the development in civilization and economy, production is done on a large scale, and capital has become an important factor of production. तो आज के समय में कहा जा रहा है कि जब बहुत बड़े स्तर पर हर काम होता है, तो ऐसे में
कैपिटल जो है, पैसा जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया। पहले क्या है, पैसा वगैरह का सिस्टम नहीं था। काम कराना होता था, लोगों को कह दिया जाता था कि भाई आके काम कर दीजिएगा, उसके बदले में जब उनको जो ज़रूरत होता था वो अपना ज़रूरत का सामान ले लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि काम करेंगे तो इतना पैसा लेंगे, कह दिया हाँ भाई काम कर दीजिएगा, ज़रूरत है, लोग आके काम कर देते थे। हाँ, उनको जब ज़रूरत होता था जिस चीज़ की, वो आके मांग लिया करते थे, ले लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ पैसे से होने लग गया। पढ़ेंगे इसको कि मनी का कल्चर क्यों आया। खैर, तो अब क्या है कि हर चीज़ के लिए तय होने लग गया रेट। हाँ, काम करेंगे इतना पैसा लेंगे, इतना देर का इतना पैसा लेंगे, क्योंकि उसको अब कोई भी चीज़ फ्री। देखिए हुआ क्या कि लोगों ने, यहाँ दिक्कत क्या आती थी कि वैल्यू का दिक्कत आता था। अब वो काम करता था, उसके बाद कुछ लेने आता था, लोग को लगता था अरे इतना थोड़ा सा काम किया और इतना ज़्यादा चीज़ मांग रहा है, या इतना कीमती चीज़ मांग रहा है, इतना चीज़ चाहिए इसको। तो यहाँ, और जो काम करने वाला होता था वो सोचता था कि भाई ये देखिए इतना काम करा लिया, और हम जब मांगने जाते हैं तो देना नहीं चाहते हैं। तो ये सब जो आपस में शिकायतें होना शुरू हुई, इसके कारण फिर आया, मतलब हिसाब किताब की बात आने लग गई कि भाई हम तो इतना काम किए लेकिन हमको ये देते नहीं हैं। काम कराने वाला सोचता है कि अरे काम कुछ किया नहीं और इतना चीज़ मांगता है। तो जब अकाउंटिंग की बात होने लग गई, हिसाब किताब की, तो वहाँ फिर धीरे धीरे स्टैंडर्डाइजेशन किया जाने लगा हर चीज़ का कि हाँ भाई इसका इतना मोल होगा, इतना मोल होगा, इतना मोल होगा। वहाँ से प्राइस का कंसेप्ट आया, और वहाँ से फिर मनी का धीरे धीरे चलन शुरू हो गया कि ठीक है भाई, इतने के बदले में ये दिया जाएगा, इतने के बदले में इतना मिलेगा। और वो धीरे, पहले तो वो भी सामान में काइंड में ही होता था, गुड्स में ही होता था, इतना मेहनत करिएगा तो इतना चावल मिलेगा, इतना अनाज मिलेगा। तो और धीरे धीरे वो और ज़्यादा, अब चूँकि होता था कि भाई काम करने के बदले अनाज मिल रहा है। अब अनाज लेके लोगों को ज़रूरत होती थी, अरे कुछ हम कपड़ा खरीद लें। अब अनाज से क्या करें, वो कपड़ा कैसे खरीदे। अब उसको कपड़ा खरीदना है, वो कपड़ा खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए वो काम कर रहा है, वो अपना कुछ सोच रहा है कि हम ये करेंगे, और उसके बदले आप उसको अनाज दिए जा रहे हैं, तो अनाज रख के क्या करेगा ज़रूरत से ज़्यादा। तो यहाँ हुई चॉइस की बात कि हमें चाहिए कुछ, मिल रहा है कुछ। तो वहाँ से फिर जो है धीरे 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 मनी का शुरुआत है। मनी एक ऐसा चीज़ जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जो चाहिए। आप पैसा दीजिए, हर चीज़ मिल रहा है पैसा से। कुछ समय पहले तक, 30-40 साल पहले तक ये नहीं था हाल। पैसे से सब कुछ आप नहीं खरीद सकते थे। आज ये हाल है, आप पैसा दीजिए आपको कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन गेट बाय मनी। खैर, ये हम धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका में हाल है। अमेरिका में आप जो चीज़ चाहिएगा पैसे से, वो हर चीज़ अवेलेबल है। जो चीज़, जो फैसिलिटी, जो सुविधा, जो एक्सपीरियंस चाहिए, एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग सेल्स फॉर मनी। तो जो है, खैर, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन प्रोग्रेस किया, कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता चला गया। दिस, देखिए, बट इन दिस एज ऑफ प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल, various factors of production, that is land, labor, capital, etc., are needed to be used collectively. कहा जा रहा है कि ऐसा जब समय है जब कोई भी काम बड़े स्तर पर होता है, तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज को हमें एक साथ इस्तेमाल करना होता है, सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। दिस जॉब इज डन बाय अ मैनेजर और ऑर्गेनाइजर। और ये काम कौन करता है, मैनेजर करता है। इसलिए मैनेजर्स की आज के डेट में फैक्ट्रीज में दो ही तरह के लोग होते हैं, वर्कर्स एंड मैनेजर्स। वर्कर्स काम करते हैं, मैनेजर्स उनके काम को देख रेख करते हैं, करवाते हैं ठीक से।
तो मैनेजर्स जो हैं वो सिस्टमैटिक ढंग से काम को कराते हैं। सो टुडे ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन यानी सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है प्रोडक्शन प्रोसेस का। हमेशा से था, ऐसा नहीं है, खाली उसका थोड़ा तरीका बदल गया है। क्योंकि आपने पढ़ा कि जिसके पास थोड़ा भी चीज़ है तो उसको भी उतना ही ढंग से अपना करना पड़ता है। हाँ, वो अपने आप उसको करता है, और जिसके पास ज़्यादा होता है तो वो कई लोगों को रख लेता है उसको देख रेख करने के लिए, अकेले उतना नहीं मैनेज कर सकता। इसलिए अब जैसे क्या है यहाँ और अमेरिका में, यहाँ बीज छिड़कना है, ये बीज का बोना है या दवा वगैरह छिड़कना है, किसान अपने से कर लेता है, करवा लेता है अपने दोस्त या किसी से। अमेरिका में क्या है, फ़ोन कर दिया, हाँ भाई बीज बोना है, आ गया सब ट्रैक्टर लेके कंपनी वाला, अब बीज मशीन से बो दिया। हाँ भाई दवा छिड़काना है, हेलीकॉप्टर या प्लेन लेके आ गया छोटा सा, उससे वो एरोप्लेन से ही पूरा स्प्रे कर देता है पूरे बड़े बड़े, क्योंकि उसके बड़े बड़े ज़मीन है, उसके पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन होते हैं, खेत होते हैं, तो उस पर वो मैनुअली नहीं कर सकता है। वहाँ हेलीकॉप्टरों से छिड़काव किया जाता है दवा का, हेलीकॉप्टरों से सिंचाई किया जाता है, पानी पटाया जाता है, सस्ता पड़ता है, जल्दी हो जाता है। हार्वेस्टर लगा दिया, एक दिन में पूरा बड़ा से बड़ा खेत हजारों एकड़ काट दिया। आदमी कम है वहाँ काम करने के लिए, ऐसे भी पॉपुलेशन भी कम है, एरिया ज़्यादा है, इसलिए भारत से सब लोग जाके वहाँ काम करता है, क्योंकि वहाँ आदमी की ज़रूरत है काम करने वालों की, तो इनको अच्छा पैसा मिल जाता है। वहाँ ज़मीन ज़्यादा है, आदमी कम है, काम करने वाले लोग कम हैं। यहाँ ज़मीन कम है, आदमी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं काम करने के लिए। कनाडा में और कम है, कनाडा आधा भारत ही बस गया है जाके, पंजाबी लोग बस गए। तो खैर चलिए, तो हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन भी आज प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ लेबर बिकॉज अ मैनेजर और ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड्स अ वेल मैनेज लेबर फॉर प्रोडक्शन। तो अब समझिए कि मैनेजर को भी एक तरह का लेबर ही माना जाता है, वर्कर ही माना जाता है, क्योंकि वो भी अपना कुछ काम कर रहा है, वो भी देख रेख कर रहा है, ठीक से वर्क को यूटिलाइज कर रहा है, वर्कर से ठीक से काम करवा रहा है, तो वो भी एक तरह का लेबर ही है। हाँ, उसको खाली नाम दे दिया जाता है खुश रखने के लिए कि आप मैनेजर हैं, काम उससे भी उतना ही लिया जाता है। आजकल चलन चल गया खुश करने के लिए, नया नया नाम दे दीजिए, फैंसी नाम पोस्ट बना दीजिए कंपनी में, आदमी खुश होकर मजदूरी भी करता है। उसको बना दीजिए, बल कहिए कि आप लेबर इंचार्ज हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, आप वर्क मिनिस्टर हैं, ठीक है, उससे फिर काम करवा लीजिए। आप टॉयलेट इंस्पेक्टर हैं, उससे बाथरूम साफ करवा लीजिए। तो अच्छा पद रहेगा, नाम एक रहेगा, तो उसको भी खुशी होती है कि चलिए जो भी काम है आने के लिए तो हम ये है ना, लोगों को सुन के अच्छा लगता है। तो आजकल है बहुत सारा पोस्ट क्रिएट कर देता है प्राइवेट कंपनीज में, लोगों को सुन के अच्छा लगे, हम ये हैं, हम वहाँ। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि मैनेजर भी जो है वो एक लेबर ही है, एक तरह का वर्कर ही है। बिसाइड्स वी हैव नोटिस्ड दैट मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम हैज़ अ ग्रेट रिस्क। और इसके अलावा हम जानते हैं कि आजकल का जो उत्पादन का व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें काफ़ी रिस्क होता है। सो टू बेयर दिस रिस्क एंटरप्राइजर्स आर नीडेड फॉर मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो यही कहा जा रहा है कि चूंकि आजकल किसी भी काम में रिस्क काफ़ी होता है, इसके लिए हम कई मैनेजर्स को वहाँ
हायर कर लेते हैं ताकि वो उस रिस्क को बियर करने में हमारी मदद करें, हमारे रिस्क को कम करें, रिस्क को ठीक से हमें एडजस्ट करें ताकि हमें रिस्क को कम से कम किया जा सके। बहुत ज़्यादा खतरा लेना ठीक नहीं रहता है, लेकिन हाँ वहाँ सही से कैलकुलेटेड रिस्क लेना ठीक रहता है। तो उसके लिए मैनेजर्स कंपनी में रखे जाते हैं। These days, the importance of enterprise as a factor of production cannot be minimized. तो आज के समय में कहा जा रहा है कि जो ये रिस्क लेने की क्षमता है ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको कि कम नहीं कहा जा सकता है आज के डेट में। Thus, no decision can be made regarding the related importance of factors of production. तो इसीलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कौन ज़्यादा काम का है, कौन कम है, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कम ज़रूरी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आज देखिए आप सुनते होंगे कि सरकार की बात कर लें कि कोई भी फैसला होता है मोदी करता है ना। सुनने को मिलता है कि छोटा से बड़ा फैसला हो सब मोदी फैसला। क्यों? क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता सिर्फ उसी में है, न दूसरे के पास अथॉरिटी है, न उसको इतना अनुभव है कि वो रिस्क लेके कोई फैसला कर सके। तो सब अपना फैसला टाल देते हैं कि भाई ठीक है मोदी जो करेगा वही हम लोग मान लेंगे, क्योंकि और कोई डेवलप ही नहीं करता है अपना फैसला लेने का। बहुत लोग हैं लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई हाँ सब फैसला, ऐसे नहीं है। नितिन गडकरी, इस तरह के बहुत लोग हैं, अमित शाह, नितिन गडकरी, बहुत से लोग हैं, नड्डा है, जो कि करते हैं अपने स्तर पर। लेकिन फिर भी एक जनरल पब्लिक में यही है कि हर फैसला मोदी के से होता है, क्योंकि मोदी हर फैसले को अप्रूव करता है, भले लिया कोई हो लेकिन उसकी जांच जरूर करता है, क्योंकि उसने इतना अनुभव लिया है, इतना, और रिस्क, क्योंकि आखिर अथॉरिटी लोगों ने वोट उसी के नाम पर दिया है। तो वही है इस सरकार का जो एंटरप्राइजर है, भाजपा सरकार का। तो मेन वही है, बाकी ये लोग हैं अमित शाह और जो भी लोग हैं। सो देखिए कहा जा रहा है, एज एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इसेंशियल फॉर लाइफ, द असिस्टेंस ऑफ ऑल फैक्टर्स आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। तो जिस तरह शरीर के हर हिस्से की ज़रूरत होती है जीवन के लिए, जीने के लिए शरीर का हर अंग ज़रूरी होता है, उसी तरह कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन के लिए उसके सारे फैक्टर्स की मदद, जो भी चीज़ें उसमें लगने वाली हैं उन सब की ज़रूरत होती है। बिना किसी भी एक फैक्टर के प्रोडक्शन सही से नहीं हो सकता है। तो ये था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एक मिनट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक मिनट।
Now we will see the second topic, that is classification of goods and services. There are many types of goods, and in an economy various types of goods and services are produced. देखिए, कहा जा रहा है कि वस्तुएं जो है, गुड्स जो है, बहुत तरह की हो सकती हैं और किसी भी इकोनॉमी में कई तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है. वी कैन डिवाइड दीज गुड्स इनटू टू क्लासेस. तो सामान्यतः मोटे तौर पर जो गुड्स किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं उनको हम दो तरह के कैटेगरीज में बांट सकते हैं. ये बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन है. जस्ट वी आर स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. सो इन जनरल वी विल classify the goods into two categories. First is consumer goods and second is producer goods. ठीक है, दो तरह में हम गुड्स को बांट लेते हैं. एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स. देखते हैं. The goods which are directly used to satisfy human necessities are consumer goods. देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जिन चीज़ों का सीधा इस्तेमाल हमारी किसी जो आवश्यकता, हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है, ऐसी चीज़ों को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं. यानी कि जिन चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, जिन गुड्स को, उनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं. जो हमारी ज़रूरत, हमारी कोई इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारी कोई आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसी चीज़ों को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं. दे आर मेंट टू बी कंज्यूम्ड बाय अस. आप देख लीजिए जितने आसपास की चीज़ें हैं, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, क्रीम, कंप्यूटर, मतलब कोई एनीथिंग, क्योंकि वो उसका हम इस्तेमाल डायरेक्टली हम अपने किसी इच्छा के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो सच गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ्स, हाउस, बुक, पेन, रेडियो एट्सेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स. फूड जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, क्लोथ्स कपड़े, हाउस मकान वगैरह, बुक किताबें, पेन कलम, रेडियो, ये सारी चीज़ें क्या है, कंज्यूमर गुड्स. क्यों? क्योंकि इनको डायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं. दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ गुड्स. अब ये भी जो हैं, जो कंज्यूमर गुड्स भी हैं, इनको भी हम दो तरह का बांट लेते हैं. जो हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनको भी हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं. फर्स्ट इज ए सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड बी ड्यूरेबल गुड्स. इसको भी दो में बांट लेते हैं. एक होता है जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, दूसरा होता है जो ड्यूरेबल गुड्स होता है. यानी कि एक ऐसे सामान होता है जो एक बार इस्तेमाल या कुछ बार इस्तेमाल होने के लिए सिर्फ रहता है, जिसको हम नॉन ड्यूरेबल, ज़्यादा वो चलता नहीं है. ये बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है, पुराना, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है. तो जो सामान बनते हैं वो दो तरह के होते हैं. कह सकते हैं कि एक जो होता है कि कमज़ोर और एक टिकाऊ. इस तरह से आप समझ सकते हैं. कमज़ोर यानी चलता फिरता और एक टिकाऊ. चाइनीज सामान और स्टैंडर्ड सामान, ये समझ लीजिए. तो एक सामान जो हुआ कि जो एक बार इस्तेमाल या कुछ बार सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए रहता है, उसके बाद अपने आप वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है या काम लायक नहीं रहता है. और दूसरे तरह का सामान होता है जो लंबे समय तक हम इस्तेमाल करते हैं. ऐसी चीज़ों को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं. जैसे देखिए, एडिबल्स एंड ड्रिंक्स आर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, चिप्स है, बिस्कुट है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, तो ये क्या है, आप एक बार खा के वो ख़त्म हो जाता है. ऐसा नहीं कि उसको लेके खा रहे हैं लंबे समय तक. चॉकलेट लेते हैं तो वो ऐसा नहीं कि 1 महीना खा रहे हैं, 2 महीना खा रहे हैं. एक दिन चॉकलेट लिया, एक बार में खा लिया, नहीं तो दिन भर में ख़त्म हो गया वो. बिस्किट है, वो एक बार आपने खा लिया, एक आध हफ्ता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा पैकेट लिया तो. नहीं तो सिंगल यूज़ होता है या कुछ लिमिटेड यूजेस होता है.
तो एडिबल्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, जितने भी पीने की चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस जो भी है आता है, बहुत तरह का, लस्सी, दूध, कोल्ड कॉफ़ी तो हॉट कॉफ़ी तो जूस, जितनी चीज़ें सब आती हैं, कोला, ये सारी क्या है कि नॉन ड्यूरेबल, एक बार में पी गए, या चलो रख दिया एक आध हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके फ्रिज में, बड़ा बोतल ले लिए तो एक हफ्ता चलेगा फ्रिज में, उतना भी नहीं चलता एक दिन, क्योंकि फिर मीठा हो जाता है। तो ये सब सिंगल यूज़ या लिमिटेड यूज़ की चीज़ें होती हैं, नॉन ड्यूरेबल कहा जाता है, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, ज़्यादा समय नहीं चलती। विच आर यूज्ड वंस टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, भूख लगी तो चिप्स खरीद लिया, भूख लगी बिस्किट खरीद लिया, भूख ठंड गर्मी लगी तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जूस पी लिया, एक बार पी लिया, या कहीं जा रहे हैं तो चलो 2-3 घंटा चला पी लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, हाउस, साइकिल, टेलीविजन, वॉच एटसेट्रा आर ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके उल्टे हम देखें जैसे मकान, साइकिल, पहले साइकिल होता था, लोग साइकिल अब जो है बाइक वगैरह समझ लीजिए आज के डेट में। तो टेलीविज़न, टीवी, मोबाइल भी कह सकते हैं, वॉच कह सकते हैं, ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, क्योंकि इनका हम लंबे समय तक इस्तेमाल, अब मकान है, रोज रोज मकान, हाँ मकान रह लिया, अब ठीक है चलो कल रहने के लिए दूसरा मकान, ऐसा नहीं। मकान आदमी बनाता है तो सोचता है कम से कम 20 साल इसमें, बहुत लोग सोचते 50 साल सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि 3-4 पीढ़ी रह जाएगा मेरा, लेकिन ठीक है कम से कम भी जो एक होता है तो सोचता है आदमी कि 20 साल तो उसमें रहेंगे ही। घड़ी लेता है तो आदमी ये नहीं सोचता है कम से कम, अब आजकल तो बच्चे फास्ट हो गए, लेकिन हम लोग सोचते थे कि भाई 3-4 साल तो चले कम से कम, मतलब हम लोग सोचते थे लॉन्ग लास्टिंग कितना चल जाएगा, इस तरह के गुड्स लेते थे, इसको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। कि मोबाइल हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई जितना चल जाए 4-5 साल तो कम से कम चल ही जाए, लेकिन वो हम लोग का सोच है, यूथ तो सोचता है कि अच्छा देखेंगे 1 आध साल बाद तो हो सकता है नया मॉडल आ जाएगा, तो फिर तो दिन ब दिन पीरियड छोटा होता जा रहा है। कपड़े हम लोग लेते थे, सोचते थे बढ़िया कपड़े ले, लंबे से ज़्यादा समय चले, अब सोचता है लोग पहन लिए बहुत बोर हो गया, 4-5 बार पहन लिया, अब दूसरा खरीदता है। बहुत चेंज हो गया इकोनॉमी, लेकिन ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि जो है ड्यूरेबल गुड्स कही जाती हैं, जो लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं। द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर मोर इनकम आर प्रोड्यूसर, तो ये तो हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स का 2 टाइप का कैटेगरी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। पहले जो गुड्स है 2 तरह का हो गया, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड हो गया जो डायरेक्टली इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों के द्वारा, ये भी 2 तरह के होते हैं, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल, जो थोड़े समय में ख़त्म या एक बार में यूज़ हो जाते हैं, और जो लंबे समय तक यूज़ होते हैं तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। अब देखते हैं दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर मोर इनकम आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऐसी चीज़ें जिनको इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उनका इस्तेमाल करके हम और ज़्यादा इनकम कर सकें, और ज़्यादा पैसा कमा सकें। उनका कंज्यूम होने के लिए, डायरेक्टली इस्तेमाल होने के लिए नहीं, इस्तेमाल तो वो भी इस्तेमाल ही होती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए करते हैं, और ज़्यादा उससे पैसा कमाने के लिए करते हैं। जिन चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ों को हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। जैसे जो आपका, खैर यहाँ देख लेते हैं, दीज टाइप ऑफ गुड्स ग्रो द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। जैसे एक ड्रिल मशीन की बात कर लें, ड्रिल जो दीवार वगैरह में छेद किया जाता है, तो ड्रिल मशीन भी बनाता है कोई कंपनी, तो ड्रिल मशीन वो बनाता है, तो ड्रिल मशीन किस लिए बनाते हैं हम, कि उसका हम यूज़ कर सकें, उसका हम अच्छा पूरा कर सकें, नहीं। ज़्यादातर ड्रिल मशीन किस लिए बनते हैं, ताकि उन ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके लोग दूसरे कई तरह के काम कर सकें, और उससे काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। तो आज देखिए जितने भी प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, वो सब अपने अपने काम में उस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि और उससे पैसा
कमाते हैं। तो एक ड्रिल खरीद लेते हैं कि हाँ भाई ड्रिलिंग में हम इससे ड्रिलिंग काम कर लेंगे, पैसा और कमाएंगे। तो चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, या वो एसी वगैरह लगाने का काम करता हो, देखिए ड्रिल जो है तो उसको काम आता है। तो ड्रिल बना इसलिए ताकि उससे और फिर उसको यूज़ करके और ज़्यादा पैसे कमाए जा सके। तो इस तरह का चीज़ हो गया ड्रिल, जो एक प्रोड्यूसर गुड। देखिए प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल्सो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। प्रोड्यूसर गुड्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। अब जैसे ड्रिल की ही बात करें, अभी हमने आपको कहा, तो ड्रिल भी जो है आता है, एक आता है लोकल दम सस्ता, वो चलेगा कुछ दिन चलेगा, हो जाएगा काम तमाम उसका। तो वो सस्ता भी होता है और ज़्यादा यूज़ के लिए नहीं होता है, कि ठीक है भाई लिमिटेड यूज़ के लिए अपना कुछ कुछ, अगर जैसे मकान वकान में काम हो रहा है या कुछ आपका बन रहा है तो उतना दिन वो चलेगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा उसके। कुछ ड्रिल्स होते हैं बॉश कंपनी और इन सब के, जो कि काफ़ी महंगे और बहुत टिकाऊ होते हैं, कि आप उसका लंबे समय तक, बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जिनको रेगुलर काम करना है वो लोग क्या है, बॉश कंपनी का खरीदता है, कि भाई इससे हमको 8-10 साल चलेगा काम, अच्छा खासा इससे कमा सकते हैं। तो जो ड्रिल है जो कि एक प्रोड्यूसर गुड है, वो भी दो तरह का है, नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल। एक सस्ता ड्रिल, आप जाइए बाजार में तो ड्रिल सस्ता से लेके आपको महंगा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सस्ता ड्रिल है कि वो थोड़ा समय, एक आध साल, 5 महीना 4 महीना काम चलेगा, 2 महीना, उसके बाद वो डैमेज हो गए ख़त्म हो जाएगा। तो सस्ता भी होता है, उतना ही यूज़ के लिए होता है, कि ठीक है भाई अब हम मकान या कोई फ्लैट बनवा रहे हैं तो हम एक ड्रिल खरीद लिए कि हाँ जगह जगह हमको सामान लगवाना है, उतना ही काम है, उससे ज़्यादा हमको ड्रिल का काम नहीं है, उतना कर दे काम बस, तो सस्ता में हम खरीद लिए। लेकिन जिसको ड्रिल से काम करके लगातार लंबे समय तक पैसा कमाना है, काम करना है इन सब का, तो वो बढ़िया ड्रिल लेगा। तो कहने हैं प्रोड्यूसर गुड्स भी ड्यूरेबल भी होती है, नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं। ऑन अदर हैंड मशीन्स, टूल्स एट्सेट्रा आर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे मशीन वगैरह होती है, जो मशीनें होती हैं, या औजार भी बहुत सारे। अब यहाँ हम औजार में ऐसे औजार कह रहे हैं, चाइनीज़ वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो लंबे समय तक टिकने वाले औजार, जो भारत में बनते थे या जापान में बनते हैं या और देशों में बनते हैं, तो उनकी बात की जा रही है, कि जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जो कि लंबे समय तक काम में आते हैं। तो ये हो गया आपका जो है गुड्स का क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स का। दो तरह का आपने समझ लिया। गुड्स जो होते हैं जनरली कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे किसी ज़रूरत, हमारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए होता है, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड, जो आगे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने के लिए होता है। दोनों ही तरह के गुड्स जो हैं दो तरह के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और नॉन ड्यूरेबल होते हैं। अपने लाइफ टाइम के हिसाब से वो जो ज़्यादा चलने वाले और कम चलने वाले होते हैं। कोई भी चीज़ आप बाज़ार में जाइएगा, देखिए लीजिएगा, कपड़ा भी लीजिएगा तो कहे आपको मिलेगा, ये देखिए सस्ता कपड़ा ले लीजिए, फैंसी है, लेकिन अब 3-4 महीना चलेगा, उसके बाद इसका रंग वंग सब चला जाएगा। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पास अभी भी 15-15, 20-20 साल पुराने शर्ट हैं, जो आज भी बहुत फर्स्ट क्लास में पहनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और आजकल के कपड़ों से बेहतर। तो वैन ह्यूजन ऐसी कंपनियों के कपड़े लंबे समय तक चलते हैं और अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, अपना फैब्रिक का टेक्सचर सब चीज़ मेंटेन रखते हैं। और बहुत से कपड़े हैं कि भाई आप खरीदिए और 3-4 महीने में उसका रंग वगैरह उड़ के सब हो जाएगा, फिटिंग विटिंग सब सिकुड़ जाएगा, इधर उधर सब हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ आप जो भी लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाइए, बहुत सारा मोबाइल है, 2-3 साल चलेगा, काम ख़त्म हो जाएगा। वो सैमसंग का मोबाइल लीजिए और एप्पल, ये सब लीजिए, कई बहुत साल तक आपको अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। तो हर चीज़ में ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, जो कम यूज़ के लिए होते हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ के लिए होते हैं। उसी तरह प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं, जो लिमिटेड यूज़ के लिए, और कुछ जो होते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं। इसमें देखिए एक इसमें दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ किशोरा। किसी एक कोई एक लेडी है किशोरा, उसके बारे में कुछ दिया गया है, देख समझेंगे इसको। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर। किशोरा एक खेत में काम करने वाली मजदूर है।
Like other such laborers, Kishora found it difficult to meet his family's needs from the wages he received. तो बाकी मजदूरों की तरह किशोरा को भी अपनी मजदूरी से परिवार का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा था. A few years back, किशोरा took a loan from a bank. तो किशोरा ने कुछ साल पहले क्या किया कि बैंक से एक लोन लिया. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless household. तो ये उसने एक सरकार की योजना के तहत लोन लिया जिसमें सरकार जो बहुत ही कम ब्याज दर पर, चीप का मतलब हुआ कम ब्याज पर, जो है लोन गरीब लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं थी ऐसे परिवारों को लोन दे रही थी सरकार. तो उस योजना में किशोरा ने भी एक लोन लिया. किशोरा बॉट अ बफलो विथ दिस मनी. उस पैसे से किशोरा ने एक भैंस खरीद ली. अच्छा, किशोरा आदमी का ही नाम है, हम औरत में. ही नाउ सेल्स द बफलोज मिल्क. अब वो किशोरा क्या करता है कि भाई वो उस भैंस का दूध बेचता है. फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफलो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम. और वो क्या करता है, भैंस में एक उसने गाड़ी भी बना ली है और उसको गाड़ी की तरह भैंस से लगा देता है और उसको सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता है. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter or sometimes goes to nearby market with a load of jaggery and other commodities. तो वो जो है एक बार सप्ताह में गंगा नदी जाता है ताकि वहाँ से कुम्हार के लिए वो मिट्टी ला सके अपनी गाड़ी में, भैंस गाड़ी में. और कभी कभी वो पास के बाजार चला जाता है, गुड़ वगैरह दूसरे सामान लेके बेचने के लिए चला जाता है. एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. तो उसको सामान ढुलाई लाने ले जाने का भी काम हर महीने मिल जाता है. एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक. तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि किशोरा जितना कुछ साल पहले तक कमा लेता था आजकल उससे कुछ ज़्यादा कमा लेता है और अपना खुशी से रह रहा है. तो एक किसान, एक गरीब किसान के बारे में यहाँ दिया गया है कि पहले भी वो मेहनत करता था लेकिन उतना कमा नहीं पाता था, खुश नहीं रख पाता था, अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा था ठीक से. तो उसने सरकार से मदद ली और सरकार की एक सस्ती ब्याज दर पर उधार की स्कीम के तहत उसने उधार लिया, उसे एक भैंस खरीद ली और उस भैंस का दूध बेचना शुरू किया और साथ ही साथ कभी कभार उस भैंस से वो सामान भी ढोने का काम कर लेता है. तो अब उसको महीने में सामान ढोने का भी काम जब न तब मिल जाता है, उससे भी उसको पैसे की कमाई हो जाती है और साथ ही साथ वो अपना दूध भी बेच लेता है. तो इससे उसकी अब कमाई बढ़ गई है, जो पहले कमाता था, और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन चला रहा है. तो देखिए पहले भी वही आदमी मेहनत करता था, किशोरा जो आदमी था वही में, और आज भी वही मेहनत कर रहा है. लेकिन पहले वो अपने परिवार को ठीक से नहीं सपोर्ट कर पा रहा था, अब वो अपने परिवार को अच्छे से खुशी खुशी सपोर्ट कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि जो उसकी मेहनत थी उसको उसने ज़्यादा सही तरीके से यूज़ किया कि उसने सरकार से अगर मदद मिली तो उसका लोन ले लिया और एक भैंस खरीद ली. और अब उस भैंस का जो पहले वो मजदूरी करके करता था गुजारा अपना, उसकी जगह उसने भैंस का देखभाल करके दूध बेचना शुरू किया और साथ ही साथ भैंस को एक गाड़ी लगा लिया और गाड़ी से सामान ढोना भी शुरू कर दिया. तो भैंस से दूध भी बेच रहा है और उससे सामान भी ढुलवा रहा है. तो अब उसको जो है ज़्यादा कमाई हो रही है और अपना परिवार उसका खुश है. तो उसका कहने का मतलब मेहनत भी जो हमारी होती है वो लिमिटेड होती है. हमारे ऐसा नहीं कि हम जितना चाहे उतना मेहनत कर लेंगे. सोचते हैं लोग ऐसे कि अरे हमको जितना मन करेगा उतना मेहनत कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. सबके ऊपर एक कैपेसिटी होती है, सबकी एक लिमिट होती है. तो उतना ही मेहनत कोई भी कर सकता है. अब उसमें देखिए, इसी का मैं कहूँ उदाहरण कि भगवान ने सबके लिए एक दिन में 24 ही घंटे दिए हैं या शरीर भी सबको उतना ही दिया है, लेकिन उसी एक दिन में बिल गेट्स, टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग कितना से कितना कमाते हैं पैसा, और बहुत से लोग हैं जो कुछ भी नहीं कमा पाते हैं, नाम मात्र का. तो दिन सबके लिए उतना ही है और शरीर भी सबको भगवान, ऐसा नहीं कि अंबानी को पहाड़ जैसा या बिल गेट्स को पहाड़, वो भी उसको भी छोटा ही सा शरीर दिए हैं. लेकिन अब वो उसको कैसे मैनेज करता है, प्रॉपरली यूज़ करता है अपने समय को,
कि बहुत पैसे भी कमा लेता है और बहुत लोग अपने समय को इस्तेमाल नहीं ठीक से, अपने रिसोर्सेज जो है उनके पास नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो बेकार बैठे रहते हैं खाली, या थोड़ा बहुत पैसा कमा के उनको सेटिस्फाई हो जाना पड़ता है। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारा समय, हमारी मेहनत, हमारा पैसा, हमारी संपत्ति, ये लिमिटेड है। तो इनको हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना बेनिफिट कर सकें, ये हमारे मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो उसी तरह यहाँ एक किशोरा नाम के एक मज़दूर का आपको एक केस स्टडी दिया गया कि किस तरह वही मज़दूर है लेकिन उसने अपना काम को ढंग से ऑर्गेनाइज कर लिया, तो अब वो ज़्यादा कमा रहा है और खुश है। यहाँ आपको एक जो है डायग्राम जैसा बना दिया गया है दिखाने के लिए कि प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स को दो तरह का दिखा दिया गया है, सिंगल यूज़ और नॉन ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स को भी उसी तरह सिंगल यूज़ और नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स में दिखा दिया गया है। इसको बना लेंगे। आगे आपको समरी दी गई है जो है इस लेसन की। समरी को एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो देखेंगे द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन का मतलब, द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी तरह का यूटिलिटी क्रिएट करना ही प्रोडक्शन। तो ये पहला टर्म था प्रोडक्शन। दूसरा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 5 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस। तो 5 फैक्टर्स होते हैं। ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में ये पांचों फैक्टर प्रोडक्शन बराबर इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं कोई कम है कोई ज़्यादा है। प्रोडक्शन हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन अ पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड नेशनल लाइफ ऑफ अ कंट्री, स्टेट, सिटी और अ विलेज। तो उत्पादन का जो है किसी भी एक आदमी के या सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय जीवन में, चाहे वो किसी देश के हो, राज्य का हो, शहर का हो, गांव का हो, बड़ा महत्व होता है, क्योंकि प्रोडक्शन से ही चीज़ें पैदा होती हैं जिसको कि आगे चल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्शन से आर्थिक विकास होता है। अगर आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होगा तो उससे आप अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। आप अपनी इच्छाएँ पूरी करिएगा तो आप खुद खुश रहिएगा, आपका परिवार खुश रहेगा। साथ ही साथ आप जो सामान बनाइएगा उससे दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी खुशी मिलेगी, इस्तेमाल करके उनका भी काम आसान होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो हर किसी के लिए प्रोडक्शन से बड़ा फ़ायदा होता है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। गांव में जो है उत्पादन का एक ही मुख्य कार्य होता है, वो होता है खेती बाड़ी। इन कंपैरिजन विथ प्रीवियस ईयर्स अ ग्रेट चेंज हैज़ अकर्ड इन द मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और पहले के सालों की तुलना करें तो आज के समय में खेती बाड़ी के तरीकों में बहुत बदलाव आ गया है। दिस इज़ वाई द फार्मर्स हैव बिगन टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स ऑन सेम अमाउंट ऑफ लैंड। इसी का नतीजा है कि आज उतने ही ज़मीन में किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना शुरू कर दिए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज़ फिक्स्ड एंड स्कैर्स। और ये एक बड़ा जो है ये उपलब्धि है क्योंकि ज़मीन हमारे पास फिक्स्ड होती है, ज़मीन घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है ज़्यादा, और स्कैर्स है लेकिन और कम है, जितना हमें चाहिए उससे कम ही ज़मीन है। But in raising production, a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. लेकिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा हमने ज़मीन पर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा दबाव दे दिया है, उससे इनकी हालत बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। तो इसको देखे जाने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा दबाव नहीं डालें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालें, ना लैंड पर और ना दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पर। नहीं तो रिसोर्सेज अगर डिस्टर्ब हो गए तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसके साथ ये जो है हमारा लेसन ख़त्म हो गया, जो है फर्स्ट लेसन जो प्रोडक्शन के बारे में था, डिफरेंट थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। इसमें एक पेज और है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको हाँ नोट कर लीजिएगा। ये आपको आंसर राइटिंग और एस्से वगैरह में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो हाँ इस पेज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और समझ लीजिएगा।
इसको कल करा देंगे, आज हम थोड़ा थक गए इतना बोलते बोलते। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कल इसको करा के और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करा देंगे। इसमें आप ये करिएगा, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट वर्क देख रहे हैं सबसे नीचे में, उसके ऊपर क्वेश्चन। हाँ, पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब हैं, ये सब को सब तरह तरह का क्वेश्चन है, मैच ये सब करने वाला, ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। करके और शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन हैं उसको भी लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, इनसे आपको अब लिखने का आदत शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर्स लिखते लिखते ही आपका आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप होगा धीरे धीरे। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स हैं उसको आप, जो आपके पास नोट्स है ही सारा मटेरियल है, आप उसको आंसर लिख के हमें दिखाइएगा, ठीक है। हाँ, आंसर को ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है और उसके बाद इन सारे के आंसर्स लिखने हैं। जैसे देखिए आपको दे भी दिया गया है, शॉर्ट आंसर जो है सिर्फ 20 वर्ड्स में लिखना है, तो आप कोशिश करिएगा 20 वर्ड्स में लिखने का। लॉन्ग आंसर जो इसमें है वो 100 वर्ड्स में लिखने हैं, तो 100 वर्ड्स में उसको लिखने का, उससे आइडिया, और आपको भी धीरे धीरे आइडिया होगा कि मेरा कितना वर्ड्स में कितना आंसर जाता है। तो यहाँ से अब हम सिस्टमेटिक आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो ए हो गया, एम हो गया, ये सब भी वर्ड नहीं, ये सब नहीं काउंट होता है, बड़े वर्ड ही सिर्फ वर्ड में काउंट होते हैं, ये सब 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर वर्ड नहीं काउंट होते हैं। मिनिमम 4 लेटर वर्ड होना चाहिए, या 3 लेटर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड तो काउंट होते हैं, नहीं तो ये ए एंड द ये सब तो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी जो है, हाँ 3 लेटर ऑनवर्ड्स जो है, 3 लेटर 4 लेटर से वो वर्ड्स में काउंट होते हैं। तो इन जनरल आपको आइडिया लगना चाहिए, लिखने लगेगा कि मेरे एक सेंटेंस या एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, तो आपको अपने आप फिर गिनने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितना वर्ड हमने लिया, आपको आइडिया हो जाएगा कितना वर्ड हम लिख चुके हैं। तो हाँ, अब आपको वर्ड टू वर्ड राइटिंग शुरू करना है। तो जैसे आपको ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसको लिखिए और लिख के हमें दिखाइए, तो आपको भी हम इवेलुएट करके बताएंगे और आपको खुद आइडिया लगेगा कि मेरा किस तरह का लिखावट हो रहा है। तो आंसर राइटिंग हम लोग शुरू कर देंगे, इसलिए ये सब के आंसर्स आप लिख के हमको दिखाएंगे। और उसके बाद आगे फिर जो है कुछ प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, एक दिन का टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक, परसों आप इसको दिखा दीजिएगा लिख के। और जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करना है इसको भी समझना है। ये तो ऐसे प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, लेकिन उसका कुछ पर्पज़ है, एक डिस्कशन करना है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा हमें कि क्या अपने आइडियाज़ देंगे, हम भी उसमें आपको कुछ समझाएंगे। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में वो करा के ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को उस, हाँ, और ये सब कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट लेसन पे हम लोग जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, ओके।